आज हम क्लास 9 का बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो चलिए इसको करते हैं। 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र, सामंती व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्गों ने ले लिया था। परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी। सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं। रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी जोतें जो बहुत ही छोटी थी और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी ही नहीं थी। इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। किसानों की भांति मजदूरों की दशा भी खराब थी। देश में अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के थे। उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। रूसी पूंजीपतियों ने भी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया। इसका कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। वे मजदूरों को कम वेतन देकर पैसा बचाना चाहते थे और इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों का मुकाबला करना चाहते थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे कोई मामूली सुधार लागू करवा सके। अब है राजनीतिक दशा। रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। वह निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले लोग ही थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। रूसी साम्राज्य के जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार रूस में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक ढोंगी साधु रास्पुटिन के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासन में जनता बहुत दुखी थी। इस प्रकार रूस में क्रांति के लिए स्थिति एकदम योग्य थी। अब अगला क्वेश्चन है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन-किन स्तरों पर भिन्न थी? तो चलिए इसको करते हैं। 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से निम्नलिखित बातों में भिन्न थी। रूस की अधिकांश जनता कृषि करती थी। वहाँ के लगभग 85% लोग कृषि द्वारा ही अपनी रोजी कमाते थे। यह यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में यह अनुपात क्रमशः 40% तथा 50% ही था। यूरोप के कई अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी। वहाँ कारखाने स्थानीय लोगों के हाथों में थे। वहाँ श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण नहीं होता था। परंतु रूस के अधिकांश कारखाने विदेशी पूंजी के से स्थापित हुए। विदेशी पूंजीपति रूसी श्रमिकों का खूब शोषण करते थे। जो कारखाने रूसी पूंजीपतियों के हाथों में थे, वहाँ भी श्रमिकों की दशा दयनीय थी। ये पूंजीपति विदेशी पूंजीपतियों से स्पर्धा करने के लिए श्रमिकों का खून चूसते थे। रूस में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। बच्चों से भी 10 से 15 घंटों तक काम लिया जाता था। यूरोप के अन्य देशों में श्रम कानूनों के कारण स्थिति में सुधार आ चुका था।
रूसी किसानों की जोतें अन्य देशों के यूरोपीय किसानों की तुलना में छोटी थी। रूसी किसानों और जमींदारों तथा जागीरदारों का कोई सम्मान नहीं करते थे। वे उनके अत्याचारी स्वभाव के कारण उनसे घृणा करते थे, यहाँ तक कि वे प्रायः लगान देने से इनकार कर देते और जमींदारों की हत्या कर देते थे। इसके विपरीत फ्रांस में किसान अपने सामंतों के प्रति वफादार थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय वे अपने सामंतों के लिए लड़ते थे। रूस का कृषक वर्ग एक अन्य दृष्टि से यूरोप के कृषक वर्ग से भिन्न था। वे एक समय अवधि के लिए अपनी जोतों को इकट्ठा कर लेते थे। उनकी कम्यून उनके परिवारों की जरूरतों के अनुसार इसका बंटवारा करती थी। अगला प्रश्न है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो चलिए इसको करते हैं। रूस में जारशाही को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। निरंकुश तंत्र की रक्षा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखने वाले लोग ही थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार देश में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक ढोंगी साधु रासपुटिन के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से जनता बहुत दुखी थी। जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, परंतु वह राज्य के आंतरिक खोखलेपन के कारण मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की ओर पूरा ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप रूसी सेना बुरी तरह पराजित हुई और फरवरी 1917 तक उसके 6 लाख सैनिक मारे गए। इससे लोगों के साथ साथ सेना में असंतोष फैल गया। अगला प्रश्न है 2 सूचियां बनाइए। एक सूची फरवरी क्रांति की प्रमुख घटनाओं एवं प्रभाव की तथा दूसरी सूची अक्टूबर क्रांति की घटनाओं तथा प्रभावों की। तो पहला है फरवरी क्रांति 1917 की घटनाएं। 22 फरवरी दाहिने किनारे की फैक्ट्री में तालाबंदी हुई और अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल हुई। 24 और 25 फरवरी सरकार द्वारा डुमा का स्थगन। राजनीतिकों द्वारा इस कदम की आलोचना की गई। 26 फरवरी श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। 27 फरवरी श्रमिकों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। 2 मार्च जार का पदत्याग, राजवंश का अंत। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? तो फरवरी क्रांति में पुरुष एवं महिला श्रमिक दोनों शामिल थे। मार्फा वासिलेवा एक महिला श्रमिक ने अकेले ही सफल हड़ताल की। अक्टूबर क्रांति में मुख्यतः बोल्शेविक शामिल थे। क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे लेनिन और लियोन त्रोत्स्की। फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजवंश का अंत हुआ। अब अक्टूबर क्रांति 1917 की घटनाएं। 16 अक्टूबर लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर लिया। इस कार्य हेतु एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर विद्रोह की शुरुआत हुई। 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया। टेलीफोन व टेलीग्राफ विभागों पर भी नियंत्रण किया गया। विंटर पैलेस की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। इन सरकारी गतिविधियों के जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति के सदस्यों ने अनेक सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया। रात होते होते पूरा शहर समिति के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अब इसका प्रभाव, जबकि अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। अगला प्रश्न है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो चलिए इसको करते हैं।
15 मार्च 1917 को रूस में जार ने राज सिंहासन छोड़ दिया। केरेंस्की के नेतृत्व में नई सरकार बनी जो जनता की समस्याओं को हल करने में असफल रही, अतः उसने जनता का समर्थन खो दिया। ऐसे समय में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली। इस पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में किसानों की भूमि हस्तांतरित करने और सारी सत्ता सोवियतों को देने के लिए स्पष्ट नीतियां बनाई। लेनिन ने रूसी क्रांति को सफल बनाने के लिए अग्रलिखित घोषणाएं की। उसने सर्वप्रथम रूस को प्रथम महायुद्ध से अलग कर दिया। यद्यपि औपचारिक रूप से जर्मनी के साथ संधि के बाद में ही की गई। इस शांति संधि के वक्त जर्मनी ने शांति की कीमत के रूप में जो भूभाग मांगे उसे साम्यवादी सरकार ने दे दिया। जमींदारों, चर्च और जार की भूमि किसानों की पंचायतों को सौंप दी। सरकार ने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। उद्योगों का नियंत्रण मजदूर सोवियतों और श्रमिक संघों को दे दिया गया। उद्योगों, बैंकों, कंपनियों, खानों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश के तीव्र विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। लोगों का अधिकार नामक उद्घोषणा की गई तथा गैर रूसी जनता सहित जार के साम्राज्य के सभी नागरिकों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। कुलक। कुलक रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। 1928 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन व संग्रहण का निरीक्षण किया। अब है ड्यूमा। रूस में निर्वाचित पारमर्शी संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसे 1905 की क्रांति के पश्चात जार द्वारा गठित किया गया था, परंतु जार ने प्रथम ड्यूमा 75 दिनों के भीतर स्थगित कर दी। अब 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार फैक्ट्री मजदूरों का 31% महिला मजदूरों का था, परंतु उन्हें पुरुष कामगारों से कम मजदूरी मिलती थी। अधिकतर फैक्ट्रियों में उन्हें पुरुषों की मजदूरी का आधा या 3/4 ही दिया जाता था। इसी कारण उन्होंने विद्रोह में पुरुषों का साथ दिया। 22 फरवरी 1917 को कई फैक्ट्रियों में महिला कामगारों ने हड़ताल की, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के दौरान महिलाएं पुरुष क्रांतिकारियों को प्रेरित करती थी। मार्फा वासिलेवा नामक एक महिला श्रमिक ने अकेले ही हड़ताल की घोषणा की। जब मालिकों ने उसके पास डबल रोटी का टुकड़ा भेजा तो उसने वह ले लिया, परंतु काम पर वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरा पेट भरा रहे और बाकी सब भूखे रहे। अब है उदारवादी। उदारवादी रूस में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान हो। वे राजवंश को अनियंत्रित शक्ति के विरुद्ध थे। वे सरकार के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र को एक निर्वाचित संसद द्वारा गठित और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू विधान के अनुसार चलाया जाए, किंतु वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। वे सार्वजनिक मताधिकार के भी विरुद्ध थे। इसके विपरीत वे चाहते थे कि केवल समृद्ध पुरुष ही मत डाले। वे महिलाओं का मताधिकार देने के विरुद्ध थे। अब है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1917 ईस्वी में रूस पर किसका शासन था? तो 1917 ईस्वी में रूस पर जार का शासन था। अब है दूसरा, रूसी क्रांति का शेष भाग थी। तो रूसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का शेष भाग थी। क्वेश्चन नंबर 3, विचारधारा के लिए 1917 ईस्वी की क्रांति हुई। तो समाजवादी विचारधारा के लिए 1917 ईस्वी की क्रांति हुई। इसमें समाजवादी हो जाएगा। अब है
समाजवादी क्रांति विचारधारा के खिलाफ थी, तो किसकी? तो पूंजीवादी। समाजवादी क्रांति पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ थी, तो इसमें पूंजीवादी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1917 ईस्वी की क्रांति ने को शक्ति सौंप दी, तो किसको? किसानों को। 1917 ईस्वी की क्रांति ने किसानों को शक्ति सौंप दी, इसमें किसानों हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, रूसी क्रांति भागों में पूरी हुई, तो कितने भागों में पूरी हुई? 2 भागों में। रूसी क्रांति 2 भागों में पूरी हुई, इसमें 2 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसमें दास कैपिटल हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 1905 ईस्वी में रूस की हार के हाथों हुई, तो किसके हाथों हुई? जापान के हाथों। 1905 ईस्वी में रूस की हार जापान के हाथों हुई। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूमा रूसी थी, क्या थी? तो रूसी संसद थी, ड्यूमा रूसी संसद थी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, 1917 ईस्वी में किसने विकराल रूप धारण कर लिया था? तो इसमें हो जाएगा बेरोजगारी। 1917 ईस्वी में बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य? तो पहला है, रूस की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी, तो यह सही है, इसमें टिक करना है। रूस की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी, इसको सत्य करना है। अब है अगला क्वेश्चन, जार के समय उसकी पत्नी शासन में दखलंदाजी करती थी, तो यह भी सही है, इसमें टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, रूसी जनता जार से खुश थी, तो नहीं, यह गलत है, इसको क्रॉस करना है। अब है फरवरी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, तो यह भी रॉन्ग है, इसको भी क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर क्रांति केरेंस्की के नेतृत्व में हुई, यह भी गलत है, इसको क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1917 में 2 क्रांतियाँ हुई, तो यह सही है, इसको टिक करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूमा पर अभिजात्य वर्ग का प्रभाव था, तो यह भी सही है, इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स का इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था, तो यह भी सही है, इसको भी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यह सही है, इसको टिक कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार रूस से संबंधित नहीं है, तो यह गलत है, इसको क्रॉस करना है। अब अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। तो जार में का इसमें क्या होगा? इसमें जार है, रूस की हार है, खूनी रविवार है, लेनिन और केरेंस्की। फिर इधर मिलाना है फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, जापान और रूसी शासक और 1905 से। तो जार का हो जाएगा डी, रूसी शासक था यह। और रूस की हार जो हुई थी वह सी, जापान के द्वारा हुई थी, तो इसका दूसरा का सी हो जाएगा। खूनी रविवार तीसरा, इसका हो जाएगा ई, खूनी रविवार 1905, इसका 1905 हो जाएगा। अब है लेनिन, तो इसका हो जाएगा वी, अक्टूबर क्रांति, इसमें मिला देना है केरेंस्की, तो इसका हो जाएगा ए, फरवरी क्रांति। अब है सही उत्तर चुने। तो पहला, रूसी क्रांति से प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र, डेरिजियो या उपरोक्त सभी, तो इसमें यह सभी प्रभावित थे, तो डी हो जाएगा इसका। अब है किस क्रांति ने समाजवादी विचारधारा को लोगों के जीवन में उतारा? फ्रांसीसी, रूसी, अमेरिकी या उपरोक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा बी, रूसी क्रांति ने, रूसी। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार के मुकाबले नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ए हो जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 4, समाज में मौलिक परिवर्तन के पक्षधर थे रेडिकल, रूढ़िवादी, उदारवादी, इनमें से कोई नहीं, तो यह ए हो जाएगा रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 5, समाज में जो लोग परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल, उपरोक्त सभी, तो इसका ए हो जाएगा रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ मानते थे संपत्ति, कर, लगान या उपरोक्त सभी, तो इसमें ए हो जाएगा संपत्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था कार्ल मार्क्स, रूसो, लेनिन या मॉन्टेस्क्यू, तो यह पहला हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग संघर्ष किसके टकराव की बात करता था? तो जमींदार व सामंत, सामंत व राजा, जमींदार व पादरी, अमीर व गरीब। तो इसमें हो जाएगा अमीर व गरीब। अब है क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1917, 1915, 1914, 1916। तो इसका हो जाएगा सी 1914। क्वेश्चन नंबर 10, रूस प्रथम विश्व युद्ध में से कब अलग हुआ? 1917 में, 1915, 1914 या 1916। तो यह इसका ए हो जाएगा 1917। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।